आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन गुप्ता है और ये 18 फरवरी की शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर है। इस पॉडकास्ट में हम दिन भर की बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। तो आज सबसे पहले बात होगी पंजाब की राजनीति पर, जहां कांग्रेस की निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद कैप्टन फॉर 2022 कैंपेन लॉन्च हो गया है। क्या इससे नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा की मुश्किलें बढ़ेंगी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसे कैसे संभालेगा? फिर बात होगी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की हत्या पर जारी एक रिपोर्ट की, जिसमें 6 भारतीयों का भी जिक्र है। कौन थे वे, क्या करते थे, सब बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि भूटान में क्या हो रहा है। क्या म्यांमार के बाद भूटान में भी तख्ता पलट की साजिश हो रही है? और आखिर में बताएंगे कि IPL 2021 के लिए आज किन खिलाड़ियों की नीलामी हुई, कौन सा प्लेयर कितने में बिका और किन प्लेयर्स को इस बार IPL में जगह नहीं मिली। लेकिन अभी हेडलाइंस का वक्त है, लेकर आई हैं खुशबू कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पड़ोसी देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 मैनेजमेंट की वर्कशॉप को संबोधित किया। पीएम ने पड़ोसी देशों से डॉक्टर और नर्सों के लिए स्पेशल वीजा स्कीम बनाने पर विचार करने को कहा है, ताकि आपातकालीन स्थिति में वीजा की मदद से डॉक्टर नर्स पड़ोसी देश में जाकर सेवा दे सकेंगे। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान पूर्व जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है। यूपी के उन्नाव में नाबालिग लड़कियों की मौत के मामले में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। ये साफ नहीं है कि ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। बता दें कि खेत में संदिग्ध हालत में 3 दलित नाबालिग लड़कियां मिली थी, जिसमें 2 की मौत हो गई है, जबकि एक का इलाज कानपुर के अस्पताल में चल रहा है। टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरणविद दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दिशा ने अपने व्हाट्सएप चैट लीक किए जाने को अपनी गोपनीयता, प्रतिष्ठा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। और गंगा सागर में उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा सागर तक गंगा के जल को निर्मल किए जाने की बात भी कही। कृषि कानून के खिलाफ आज देश भर में आंदोलनकारी किसानों ने रेल रोको अभियान चलाया। रेलवे के मुताबिक कुल 25 ट्रेनों पर ही इसका असर देखने को मिला। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में मुख्य तौर पर इसके तहत कड़ी सुरक्षा की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय मूल की प्रेसिडेंट बनी रश्मि सामंत को इस्तीफा देना पड़ा है। एक नस्लीय टिप्पणी को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद रश्मि सामंत पर इस्तीफे का दबाव था, जिसके बाद कल उन्होंने फेसबुक पर अपने पद को त्यागने का ऐलान किया। और IPL 2021 के ऑक्शन चेन्नई में हो रहे हैं। IPL की 8 फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगा रही है। क्रिस मॉरिस IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। वो 16 करोड़ 25 लाख में बिके। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। वहीं ग्लेन मैक्सवेल को RCB ने 14 करोड़ 25 लाख में खरीदा। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत की लड़ाई तेज होती जा रही है। आज यहां दक्षिण 24 परगना के इंदिरा मैदान में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और 5वीं परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सोनार बांग्ला बनाने की है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार यहां जो भी मदद भेजती है उसे यहां की सरकार आम लोगों तक नहीं पहुंचने देती। ये सिंडिकेट वाले जो है वो आप लोगों तक आपका फायदा नहीं पहुंचने देते। मोदी जी चावल भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। मोदी जी अम्फान की सहायता भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। आपको अगर सीमेंट खरीदनी है तो उसको महंगा कर देते हैं। मुझे बताओ, ये सिंडिकेट वालों को बदलने का काम आप करोगे या नहीं करोगे? तो इधर TMC और उसके सिंडिकेट को अमित शाह खरी खोटी सुना रहे थे, तो उधर ममता ने भी आज अपनी चुनावी रैली में उन पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले ही ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं।
उन्होंने कहा कि मैंने कभी इतना झूठ बोलने वाला गृह मंत्री नहीं देखा, और यह भी कहा कि किसानों का अपमान करने के बाद वे पंजाब में खत्म हो गए, यूपी में भी उनका सफाया हो जाएगा और असम में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सत्ता में है। तो पंजाब में कल आए निकाय चुनाव के नतीजों में किसानों का गुस्सा, उनका रोष साफ दिखाई दिया। बीजेपी की बुरी हार हुई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। 108 म्यूनिसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका परिषद में से 101 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और इस शानदार जीत से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो न सिर्फ सूबे के राजनीतिक किंग साबित हुए हैं, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव का चेहरा भी बन गए हैं। इस जीत को लेकर पंजाब कांग्रेस बहुत उत्साहित है और यहां कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कैप्टन फॉर 2022 कैंपेन लॉन्च किया है। जाखड़ ने साफ तौर पर कहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। तो ये तो हुई जीत के विजेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात, लेकिन माना जा रहा है कि जीत का सेहरा कैप्टन के सिर बंधने से कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू और सांसद प्रताप सिंह बाजवा की टेंशन बढ़ने वाली है। इनकी कैप्टन से तनातनी जग जाहिर है। मैंने इसी मसले पर पंजाब में आज तक रेडियो के रिपोर्टर मंजीत सहगल से बात की और पूछा कि अमरिंदर सिंह के सियासी कद के बढ़ने से सिद्धू और बाजवा के सामने क्या मुश्किल खड़ी हो गई है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो विरोधी थे, खासकर उनकी पार्टी के अपने विरोधी, वो काफी अरसे से मौके की तलाश में थे। प्रताप सिंह बाजवा ने पिछले कई मुद्दों पर, चाहे वो अवैध शराब का मामला हो या फिर दूसरे मुद्दे हों, सरकार को घेरने की कोशिश की। और हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और काफी अरसे से वो अंडरग्राउंड है और कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं मीडिया के सामने भी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जो जीत हुई है, उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधियों के मुंह भी बंद हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब एक निर्विवाद नेता के तौर पे उभर गए हैं, खासकर एक ऐसे समय में जब कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में और खासकर पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जब इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके होते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि साल 2022 में चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर अब कैप्टन का जो राजनीतिक कद है वो बढ़ गया है। अच्छा मंजीत, इन दोनों नेताओं की असहमति और कैप्टन का 2022 चुनाव के लिए प्रोजेक्शन, इन दोनों ही चीजों से कांग्रेस कैसे डील करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हाईकमान पहले से ही पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर संजीदा है। और कुछ अर्सा पहले हरीश रावत, जो पंजाब मामलों के प्रभारी हैं, उनको चंडीगढ़ भेजा गया था। हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से भी मुलाकात की थी और उस वक्त उनका एक बयान आया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। उस वक्त सवाल उठे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को या तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर उप मुख्यमंत्री, लेकिन ये बात सिरे नहीं चढ़ी और जो कैप्टन का खेमा है उसमें हरीश रावत की बात से काफी नाराजगी देखी गई और बाद में उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको बता दूं कि पहले ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देने से या मुख्यमंत्री के पद को लेकर आश्वस्त नहीं है, खुश नहीं है। उन्होंने पहले इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई भी पद सृजित नहीं होगा। और जहां तक सुनील जाखड़ की बात है, सुनील जाखड़ उस वक्त जब हरीश रावत नवजोत सिंह सिद्धू से मिले थे, सुनील जाखड़ का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन अब सुनील जाखड़ का कद भी इन चुनावों के बाद अचानक बढ़ गया है। तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेवारी नहीं मिल रही है, लेकिन वो तटस्थ है और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से भी दिल्ली में मुलाकात की है। लेकिन अभी फिलहाल सामने नहीं आ रहा है कि हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाकी जो धुर विरोधी हैं, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, उनको किस तरह से प्लेकेट करेगी, उनको क्या पद देगी और कैसे उनको शांत रखेगी। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो राजनीतिक कद है वो बढ़ गया है और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तो यहां तक कह दिया कि 2022 के चुनाव भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती में ही लड़े जाएंगे। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी आलाकमान का जो रुख है वो पार्टी में धड़ेबाजी को खत्म करने का होगा, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह
अब अपनी शक्ति किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब उनका राजनीतिक कद और ज्यादा बढ़ गया है और उन्होंने अपने किले को बचा कर रखा है। अच्छा मंजीत, लेकिन 2022 अभी आने में वक्त है, लेकिन क्या तब तक कैप्टन अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब होंगे? उनकी राह में अभी क्या रोड़े देखते हैं आप? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा होगा वो होगा एंटी इनकम्बेंसी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब सत्ता में आए थे तो वादा किया था हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार देंगे, और पंजाब में जितने भी किसान हैं सबके कर्जे माफ किए जाएंगे। कर्जे माफ किए गए, लेकिन बहुत कम किसानों के, क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी चुनौती इन 2 वादों की पूर्ति को लेकर होगी। कैप्टन हालांकि कुछ वादे पूरे करने की कोशिश भी की गई है, कुछ निजी रोजगार मेले भी आयोजित किए गए, लेकिन मोबाइल फोन बांटने का भी एक वादा था जो अभी जस का तस है। और इस तरह की चुनौतियां एंटी इनकम्बेंसी और सरकार के प्रति जो नाराजगी होगी 2022 के चुनाव में, वो देखने को रहेगी। ये थे पंजाब में आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल। और अब बात करते हैं एक रिपोर्ट की जो वाकई अफसोसनाक है। ये रिपोर्ट दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की हत्या के बारे में आई है। इसे छापा है आयरलैंड के एक ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ने। इसमें पिछले पूरे साल यानी 2020 का आंकड़ा आया है और इसमें भारतीयों से जुड़े नंबर्स भी हैं। हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर इस बारे में बता रहे हैं। हाँ अमन, एक रिपोर्ट आई है जिस पर सभी को चिंता करनी चाहिए। दुनिया भर के अंदर साल 2020 में 331 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इनमें 44 महिलाएं हैं। 2/3 लोग तो ऐसे हैं जो पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। हम समझ ही सकते हैं कि इन एक्टिविस्ट्स का काम कितना मुश्किल है। लगातार धमकियों के बीच ये कानूनी ढंग से अपना काम करते हैं। कई बार संघर्ष में उनकी जान भी चली जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि मानवाधिकार के लिए काम करना पूरी दुनिया में ही कितना मुश्किल हो चला है। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसे मानवाधिकार संगठन फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ने जारी किया है। नाम है इसका ग्लोबल एनालिसिस 2020। और इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा चिंताजनक हालात जो हैं वो कोलंबिया के हैं। 177 लोग तो अकेले वहीं मरे हैं। अवैध ड्रग्स का कारोबार कोलंबिया में खतरनाक स्तर पर होता है। नार्कोस करके एक सीरीज़ आई है, वो शायद आपने देखी हो, पुरानी सीरीज़ है। पाब्लो एस्कोबार जो दुनिया का सबसे खूंखार ड्रग कार्टेल चलाता था वहीं का था। तो पुलिस और ड्रग माफिया के बीच कोलंबिया में लगातार संघर्ष चलता है। तो ऐसे में आम लोगों के अधिकारों की परवाह कितनी की जाती होगी इसका अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इस लिस्ट में मान लीजिए कि जो टॉप 10 देश हैं उनमें कोलंबिया सबसे ऊपर है, और बाकी 9 देशों में जो हत्याएं हुई हैं उनको आप मिला लें तो भी कोलंबिया के मामले 1.5 गुना ज़्यादा हैं। और अपन इसके अलावा होंडुरास में 20, मैक्सिको में 19, ग्वाटेमाला में 15, ब्राज़ील में 16 हत्याएं हुई। सभी देश जो हैं ये जिनका मैंने नाम लिया सब पड़ोसी ही हैं। पेरू एक देश है, वहाँ 8 मामले आए हैं सामने। अपने आसपास की बात करें तो फिलीपींस में 25 मर्डर हुए हैं, 17 अफगानिस्तान में हुए, भारत में 6 मामले हैं, इराक में 8 हैं। तो इस तरह ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये टॉप 10 देश हैं इस लिस्ट के कि कहाँ कितने लोग मारे गए। और अगर परसेंटेज में बात करूँ मैं तो फिर मरने वालों में 69% ऐसे लोग थे जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे थे या आदिवासियों के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद महिला अधिकार वाले आते हैं 20%, और फिर करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले जिनका मरने वालों का आंकड़ा 6% है। ये जो टोटल नंबर है उसमें। अच्छा नितिन, ये जो 6 भारतीयों का जिक्र आपने किया उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। कौन थे, क्या करते थे, इन पर कोई जानकारी है क्या आपके पास? हाँ मन, ये 6 लोग जो हैं वो करप्शन, ज़मीन माफिया और दलित अत्याचारों के मुद्दे पर काम कर रहे थे। इन्होंने आवाज़ उठाई तो उनकी हत्या कर दी गई। बिहार से पंकज कुमार का नाम है। पटना की सोन नदी में उनका गोलियों से छलनी शरीर मिला था। इस मामले में पुलिस को रेत माफिया पर शक है। दूसरे हैं यूपी के राकेश सिंह निर्भीक। करप्शन का खुलासा करते रहे वो, और उन पर सैनिटाइजर डालकर जला दिया गया था। कितनी नृशंस हत्या थी आप सोच सकते हैं। तीसरा नाम यूपी का ही है, इसमें शुभा मणि त्रिपाठी हैं। अवैध कब्जे का खुलासा करने पर उनका मर्डर किया गया था। फिर चौथे हैं बाबर कादरी। बाबर कादरी जो हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, और उनके घर में कुछ अनजान बंदूकधारी घुसे और उन्हें गोली से छलनी कर दिया। फिर 5वें नंबर पर गुजरात के देवजी माहेश्वरी का नाम मेरे पास है उस लिस्ट में। दलित उत्पीड़न पर बहुत आवाज़ उठाई उन्होंने, लगातार लिखते थे, बहुत वोकल थे।
और इसी बारे में वो लिखते रहे। उनकी हत्या की गई। इस आरोप में 9 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। फिर छठा नाम है ओडिशा के रंजन कुमार दास का। नेशनल पार्क और कोयला खान में करप्शन का खुलासा उन्होंने किया था और इसीलिए उन्हें मार डाला गया। तो ये कुछ नाम हैं अमन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के, जो हिंदुस्तान से भी हैं। 6 नाम मैंने आपको बताए, और इसके अलावा दुनिया भर से जिन्होंने मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किया, लेकिन अपने इस काम की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। अमन, ये थे हमारे साथी नितिन ठाकुर। म्यांमार में अब लोकतंत्र नहीं है, वहां सेना का शासन है। अभी कुछ दिन पहले ही वहां तख्ता पलट हुआ है और अब खबर आ रही है कि भूटान में भी ऐसी ही कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस साजिश को फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। भूटान के सरकारी अखबार कुएनसेल के हवाले से यह खबर मिली है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज कुएनले तरशिंग, अगर आपको याद हो तो कुएनले तरशिंग वही हैं जो भारत के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे के शपथ ग्रहण में 2019 में मौजूद रहे थे। तो वो पूर्व मिलिट्री ऑफिसर, पूर्व रॉयल गार्ड कमांडर ब्रिगेडियर थिनले टोबेगी और डिस्ट्रिक्ट जज येशी दोरजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप यह है कि वह भूटान के चीफ जस्टिस, सेना प्रमुख और वरिष्ठ कानून अधिकारी को पद से हटाना चाह रहे थे। इन लोगों पर कुल 11 मामले लगाए गए हैं और आज एक सुनवाई भी हुई। उसमें इन सभी ने जमानत मांगी थी, जिसे देने से मना कर दिया गया। तो पूरा मामला क्या है, कहां से ये पूरी साजिश शुरू हुई, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे की नेशनल अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। पहली बात तो अगर साजिश की ही बात कर ले तो ये साजिश 3 ऑफिसर्स ने ये षड्यंत्र रचा कि वो एक सीनियर जज, एक आर्मी ऑफिसर और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, कि वो जो करंट सीजीआई बन सके, आर्मी चीफ बन सके और अटॉर्नी जनरल बन सके, अपने अपने ओहदों को में आगे बढ़ सके। तो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था ताकि ये लोग सीनियर पोजीशंस में पहुंच सके भूटान में। 2 अखबार हैं जिन पे जब खबर आती है तो पता चलता है कि सरकारी जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत ये रिपोर्टिंग हो रही है। क्यूंसिल जो वहां का सरकारी अखबार है और द भूटानीज जो वहां पर काफी माना जाता है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए, उन दोनों ने ये खबर चलाई थी और इसलिए सरकारी तंत्र के द्वारा इस घटना की सूचना दी गई। ये काफी क्लियरली पता चलता है और काफी स्पष्ट तरीके से अगर आप रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है। शुरू कहां से हुआ, जब एक महिला जिनको अरेस्ट किया गया था उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि कैसे उनको ब्रिगेडियर बनाने के प्रॉमिस में इस पूरे क्रिमिनल कंस्पिरेसी केस में जोड़ा गया था। और जब वो डिटेल्स देने लगी तब उन्होंने इस षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश किया कि कैसे ये 3 ऑफिसर्स जिनको डिटेन कर दिया गया है वो एक षड्यंत्र रच रहे थे भूटान में ताकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सके, आर्मी चीफ बन सके और जो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो इस षड्यंत्र में शामिल है वो वहां के अटॉर्नी जनरल बनना चाहते थे। तो एक गिरफ्तारी के थ्रू सारी खबर की सूचना मिली और तब जाके क्यूंसिल ने सबसे पहले रिपोर्टिंग किया। उसके बाद अगर आप देखें द भूटानीज में डिटेल रिपोर्टिंग आया है कि कैसे कैसे ये लोग मिले हुए थे और क्या प्लान कर रहे थे। अच्छा गीता जी, भूटान में बड़ा नया लोकतंत्र है, 2008 के आसपास ही वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ है। तो क्या इस तरह की खबरें वहाँ पहले भी आती रही हैं या फिर ये बहुत नई बात है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि भूटान में ऐसी खबरें और ऐसे करप्शन केसेस, क्रिमिनल करप्शन केसेस या फिर षड्यंत्र बहुत ही ना के बराबर होते हैं। हमें ये भी पता चला है कि अगले 10 दिनों में थिम्फू कोर्ट में इन तीनों की पेशी है और इनको वहां पर मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसा जो वहां के एक्सपर्ट्स हैं या भूटान को बहुत करीबी नजर से देखते हैं, स्टडी करते हैं, उनका मानना ये है कि इतने उच्च स्तर पे ऐसा षड्यंत्र का मामला कभी भी खुल के सामने नहीं आया। 1960s में कुछ रिपोर्ट्स आए थे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें भूटान में ऐसे केसेस ना के बराबर होते हैं, वरना होते ही नहीं है। ये भी जानना आपको जरूरी है कि क्योंकि ये भारत का बहुत ही करीबी पड़ोसी है, भारत अपनी
नजर इस पे बनाए रखा है और बनाया हुआ है, और भारत ये देख रहा है कि इसके प्रोसीडिंग्स कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये जब कोर्ट में जाएगा तो जस्टिस सिस्टम इसे कितने सीरियसली लेता है इसको देखना जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर ये सारे एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो इन तीनों को अपने पद से त्याग देना होगा और कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है। जैसे मैं कह रही थी पहले, ये बहुत ही डेकेड्स के बाद हम देख रहे हैं कि ऐसा केस सामने आ रहा है जहां पर इतने उच्च स्तर के लोग एक षड्यंत्र में शामिल हो। ये थी इंडिया टुडे की नेशनल अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। आपने कितने ही जीवों के अभयारण्यों को कंक्रीट की इमारतों वाले जंगलों में तब्दील कर दिया है, और इस तरह से आप हजारों जीवों को बिना हिंसा किए खा गए हैं। आपको लगता है कि आपने किसी जीव को नहीं मारा आज तक, लेकिन भाई साहब आप अपने कृत्यों को पलट के देखें तो आप पूरी प्रकृति को मारते जा रहे हैं अनवरत। जनता एक तरह से कहो या दर्शक कह लो या ऑब्जर्वर्स कह लो, वो भी किसी चीज को अब सामान्य ढंग से नहीं देखते। हम ऐसे मोड़ पे हैं, सब लोगों को ये लगता है कि अगर मैं तुमसे भिन्न हूं तो फिर लोग तो अपने पिता से भिन्न होते हैं। दिशा रवि जिसको अरेस्ट कर लिया, जो कि हास्यास्पद है, एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया आपने टूल किट करने के। अरे मेरे घर में टेबल आई पड़ी है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ कि टूल किट यूज ना करनी पड़े। उसमें ना एक वो अभी इसी हफ्ते मैंने एक शेर मेरी नजर में आया कि कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त और इसको कहीं से भी जोड़ लिया, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त परवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। और भाई एक बार फिर भारत में क्रिकेट के दीवानों का चहेता गेम IPL शुरू होने को है। फिलहाल तो चेन्नई में खिलाड़ियों की मंडी लगी है, यानी आज से ही ऑक्शन शुरू हुआ है। ताबड़तोड़ बोलियां लगाई जा रही हैं। तो किन प्लेयर्स के लिए फ्रेंचाइज ने अपनी तिजोरी खोल दी, कौन से वो बड़े खिलाड़ी रहे जिनके लिए टीमों की मुट्ठी नहीं खुली, कौन से नए लड़के हाथों हाथ लपक लिए गए और किन खिलाड़ियों का अनुभव उनके काम नहीं आया। तो IPL के ऑक्शन पर हमारे खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल पैनी निगाह रखे हुए हैं। हमारे साथी केशव ने उनसे बात की। इकबाल, एक शेर है, महंगाई में हर एक शय के दाम हुए हैं दूने, मजबूरी में बिके जवानी 2 कौड़ी के मोल। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके दाम दूने हुए हैं, मतलब किन किन की लॉटरी लगी है आज के ऑक्शन में? नहीं, आपका जो शेर है वो बहुत हद तक फिट बैठता है क्रिस मॉरिस के ऊपर। किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो IPL के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन जाएंगे, और उन्होंने 16 करोड़ 25 लाख रुपए हासिल किए। राजस्थान रॉयल्स ने उनको खरीदा अपनी टीम में, बहुत पैसे उनको मिले हैं। इसके अलावा मैक्सवेल को 14 करोड़ 25 लाख रुपए मिले, RCB ने उनको खरीदा। 14 करोड़ रुपए जाय रिचर्डसन को दिए पंजाब की टीम ने, ये काफी महंगे बिके हैं। इसके अलावा काइल जैमिसन हैं न्यूजीलैंड के, वो भी काफी महंगे बिके हैं, 15 करोड़ में उनको RCB ने खरीदा। तो कुछ इस तरह से नजर आती है वो लिस्ट जो कि सबसे महंगे बिके हैं इस IPL ऑक्शन में अब तक। अच्छा, एक और शेर मैं पेश करूंगा कि बाजार से आए हाथ खाली, कीसे में दाम कुछ न निकला। तो वो कौन है नामचीन प्लेयर जिन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है बाजार से आज? देखिए, हरभजन सिंह का ना बिकना, केदार जाधव का अभी तक ना बिकना, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन आने वाले, हो सकता है बाद में इनकी दोबारा जो है वो ऑक्शन टेबल में आए और वो बिक जाएंगे। लेकिन हरभजन सिंह, केदार जाधव, ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि काफी आईब्रोज खड़े करते हैं, काफी सारा जो है ना सरप्राइज लेकर के आते हैं कि ये प्लेयर्स क्यों नहीं बिके। इसके अलावा बाहर के प्लेयर्स को देखिए तो एरन फिंच नहीं बिके, जेसन रॉय नहीं बिके। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लग रहा था कि हाँ शायद बिकेंगे इस बार, लेकिन वो नहीं बिके। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है। अच्छा, अब जान लेते हैं उन नए लड़कों को जिन्हें अच्छे भाव मिले हैं, साथ में उन अनकैप्ड प्लेयर्स के बारे में भी बताइएगा जिनकी चांदी हुई है। जी, कृष्णप्पा गौतम, ये इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर अब बन गए हैं IPL के इतिहास में। 9 करोड़ 25 लाख रुपए में इनको खरीदा गया है, CSK ने उनको अपनी टीम में शामिल किया, बहुत महंगे बिके। इसके अलावा एक और पंजाब की टीम ने खरीदारी की है, शाहरुख खान को उन्होंने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। तो ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में
जलवा अपना बिखेरते हैं और इंटरनेशनल ना खेलने के बावजूद भी इनको काफी बेहतर प्राइस मिल गया है इस ऑक्शन के अंदर। ठीक बात है। अब जरा उन टीमों के बारे में बताइएगा जिन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे स्मार्ट बाइंग की है। देखिए, हर टीम ने लगभग अपनी जरूरतों के हिसाब से ही टीम बनाई है। पंजाब ने काफी स्मार्ट बाइंग की, उन्होंने नंबर 1 दुनिया के बल्लेबाज डेविड मलान को खरीद लिया। इसके अलावा शाहरुख खान को उन्होंने बहुत अच्छा एक खरीदारी उन्होंने उस रूप में की है। मोइसेस हेनरिक्स को उन्होंने अपनी टीम में खरीदा, जाय रिचर्डसन को खरीदा। ये काफी अच्छे पिक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब की टीम ने एक स्पिनर को मिस कर दिया है। मुझे लगता है एक एक्सपीरियंस्ड स्पिनर उनको डोमेस्टिक भारत का एक अच्छा स्पिनर चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा है उनके स्क्वाड में। रवि बिश्नोई के अलावा आप देखेंगे तो कोई बड़ा नाम स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका कवर्ड नजर आ रहा है। डोमेस्टिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कवर्ड नजर आ रहा है, बाहर के खिलाड़ी कवर्ड नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है सबसे स्मार्ट बाइंग अभी तक मुझे लगता है पंजाब की टीम ने की है, और ये अलाउ भी करता था उनका पर्स, क्योंकि काफी पैसे उनके पास थे। वहीं अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने जरूर 2-3 अच्छे खिलाड़ी खरीदे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो उन्होंने नहीं खरीदा है। और एक और बात, आरसीबी ने कोई प्रॉपर ओपनर नहीं खरीदा है। उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन को जरूर खरीदा, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, अभी नए हैं। क्या आरसीबी में उनको एकदम आते ही ओपन करने का मौका मिलेगा, जिसके चांसेस कम है। तो अगर कोई ओपनर उन्होंने नहीं खरीदा है तो इसका मतलब ये है कि देवदत्त पडिक्कल के साथ विराट कोहली ओपन करने जाएंगे। तो फिर ऐसी सूरत में आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा कमजोर नजर आता है। एज फार एज इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इज कंसर्न, वहां पर खामी नजर आती है, कमी नजर आती है। वहां कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा है। शाहरुख खान को वो खरीद लेते, शिवम दुबे को उन्होंने छोड़ दिया था, रिलीज कर दिया था। शाहरुख खान को अगर वो खरीद लेते तो वो एक रिप्लेसमेंट हो जाता। उन्होंने क्रिस मॉरिस को छोड़ दिया था, तो उन्होंने जैसे कायल जैमिसन को खरीद लिया, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट उन्होंने लिया। लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर रजत पाटीदार, सचिन बेबी, ये नाम इतने सेटिस्फाई नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर केदार जाधव दोबारा अगर ऑक्शन टेबल में आते हैं तो केदार जाधव को जरूर ट्राई करना चाहिए आरसीबी की टीम को, कि वो अपनी टीम में शामिल करें उनको। ठीक है, अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ऑक्शन अभी जारी ही है, लेकिन अब तक के ऑक्शन पर नजर डालें तो सबसे संतुलित टीम कौन सी दिखती है? पंजाब की टीम काफी संतुलित हो गई है, राजस्थान रॉयल्स की काफी टीम जो है ये संतुलित हो गई है। उन्होंने भी काफी अच्छे प्लेयर्स खरीदे हैं। तो अपने अपने हिसाब से मुंबई की टीम ऑलरेडी उनके पास इतनी खरीदारी करने का था नहीं, कोलकाता के पास भी इतनी खरीदारी करने का था नहीं, हैदराबाद के पास भी नहीं था इतना। तो उन्होंने, और दिल्ली कैपिटल्स ने भी कुछ प्लेयर्स अच्छे खरीद लिए हैं। लेकिन बैलेंस के मामले में अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम टॉप पर है। लेकिन मुंबई के साथ साथ इस ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब की टीम ने अपना बैलेंस बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी कुछ अच्छी बाइंग के बावजूद भी मुझे लगता है कि बैंगलोर की टीम का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हुआ है। जहां तक मिडिल ऑर्डर के अंदर भारतीय बल्लेबाजों का सवाल है, वहां पर कमी खल रही है। आईपीएल की बात हो और सीएसके का जिक्र न हो तो बेमानी होगी। धोनी से पिछली बार पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी आईपीएल है, तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली नॉट। तो ये जो टीम ट्रांसफॉर्मेशन है, सीएसके के टीम को बनाने की बात कही जा रही थी, उसको कैसे देखते हैं इस ऑक्शन के नजरिए से अगर देखें तो? देखिए, इस ऑक्शन में बहुत कुछ करने के लिए उनके पास था नहीं। 6 प्लेयर्स उनको लेने थे। एक ओवरसीज प्लेयर था जिसमें से उन्होंने मोइन अली को खरीदा। एक डोमेस्टिक प्लेयर में उन्होंने कृष्णप्पा गौतम को काफी अच्छी प्राइस देख करके खरीदा, 9 करोड़ 25 लाख रुपए में। लेकिन इसके अलावा सीएसके ने एक और प्लेयर खरीदा, चेतेश्वर पुजारा को। हालांकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर के इससे कोई लेना देना नहीं है पुजारा का, जहां तक खरीदारी का सवाल है। लेकिन खुशी इस बात की है भारतीय फैंस के लिए, भारतीय क्रिकेट के चाहने वालों के लिए, कि पुजारा को एक खरीदार मिला। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि सीएसके ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि चेतेश्वर पुजारा को उन्होंने खरीदा है। हालांकि कितनी यूटिलिटी होगी, कितना इस्तेमाल होगा, ये महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं, मुझे समझ नहीं आता। एक जमाने में जरूर बद्रीनाथ खेलते थे, काफी लंबे समय तक मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और वो बहुत फायरी बैट्समैन नहीं थे। तो क्या उसी तरह का कोई रोल चेतेश्वर पुजारा के लिए महेंद्र सिंह धोनी प्लान कर रहे हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बहुत टीम एकदम बदल के रख दी गई हो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही 6 थे खरीदने के और एक ही ओवरसीज प्लेयर को लेने का ऑप्शन था। तो टीम को एकदम से बदलने का कोई ऐसा सीन नजर नहीं आ रहा सीएसके का। तो आईपीएल ऑक्शन को लेकर बातचीत कर रहे थे खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल और कुमार केशव। तो आज दिन भर के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है
और जो म्यूजिक अभी आप सुन रहे हैं और बीच बीच में सुनते रहते हैं वो संभालते हैं हमारे साथी कपिल देव सिंह। कुछ कहना बोलना चाहते हैं हमसे तो ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमारी मौजूदगी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़िए। वहां आपको हर पॉडकास्ट का, हर प्रोग्राम का समय से अपडेट मिलता रहेगा। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।